अब नए साल के नए गोल्स अचीव करना हुआ और भी आसान। Oliboard brings you huge discounts on all courses, tests and your favorite super elite pack. आज ही शुरू करिए अपनी तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ और बनाइए 2025 को अपने करियर का बेस्ट ईयर। Hello everyone, welcome to Oliboard. In this video, we are going to discuss about the report on trend and progress of banking in India for the year 2024. So, before starting the video, I would like to tell you about an amazing offer, flat 52% off on all-in-one regulatory exam subscription. So, you can avail this offer by using this code HNY. Let's start the discussion. सबसे पहले बात करेंगे कि ये रिपोर्ट हमको पढ़ने की नीड क्या है, right? तो इफ वी टॉक अबाउट योर सिलेबस जो कि आरबीआई ने पब्लिश किया है, इन दैट वी कैन सी सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल इन द फाइनेंस सेक्शन. वी कैन सी दैट रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर सजेस्टेड मटेरियल. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू एज वेल एज फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. लेट्स गेट द डिस्कशन स्टार्टेड. सबसे पहले एक लेटर देख लेते हैं जो गवर्नर ने एड्रेस किया है, राइट. न्यूली अपॉइंटेड आरबीआई गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा जी ने एड्रेस किया है टू द फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. सो इन परस्यूएंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो दिस सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट भेजी गई है, राइट, आरबीआई ने फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आरबीआई शैल मेक एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन द कंट्री. तो ये कंपल्शन है, ये स्टैट्यूट इस चीज को कंपल्सरी करता है कि हमको ये रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, राइट. तो इस तरह से इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, तो सेक्शन 17 आरबीआई एक्ट के अंदर जो है वो सारी चीजें पर्टिकुलर्स जो गिवन है वो इंक्लूड करना है, कोई सजेशंस हो वो इंक्लूड करना है, राइट, फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंकिंग बिजनेस थ्रू आउट द कंट्री. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है. इसके बारे में आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, उस पर रिसर्च करती है, राइट. चालू करते हैं इसके हाईलाइट से. पहला हाईलाइट, रॉबस्ट क्रेडिट ग्रोथ लेड द एक्सपांशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग 23-24. यहां पे रॉबस्ट क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बात हो रही है. That led to an expansion of the consolidated balance sheet. तो बैलेंस शीट हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोगों ने देखी है, लायबिलिटी असेट साइड, राइट. उसके अंदर क्रेडिट की अगर बात करें तो क्रेडिट वो चीज है जो बैंक देता है, राइट. बैंक इज बेसिकली गिविंग द क्रेडिट एंड अर्निंग इंटरेस्ट, सो दैट जनरेट्स अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द बैंक. एज अ रिजल्ट इट इज एन असेट फॉर द बैंक, राइट. बैलेंस शीट की बात करेंगे कि क्या ग्रोथ आई है. सो इस चैप्टर के अंदर, रिपोर्ट के इस चैप्टर के अंदर क्लियरली सारी चीजें गिवन है. ड्यूरिंग 23-24 द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया रिमेन रॉबस्ट, मार्क्ड बाय सस्टेन्ड एक्सपांशन बोथ इन क्रेडिट एंड डिपॉजिट्स. क्रेडिट में और डिपॉजिट्स में, क्रेडिट इज एन असेट फॉर द बैंक, डिपॉजिट इज अ लायबिलिटी फॉर द बैंक. दोनों के अंदर ही एक्सपांशन हुआ है, ग्रोथ हुई है. असेट क्वालिटी इंडिकेटेड गेन्स अक्रॉस ऑल द बैंक ग्रुप्स. तो अब जो रिपोर्ट खुद ही आपको बता रही है आपको क्या क्या पढ़ना है. आपको देखना है कितनी ग्रोथ हुई है क्रेडिट में, कितनी ग्रोथ हुई है डिपॉजिट में. असेट क्वालिटी रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी कि कितना बेटर हुआ है, राइट. कैपिटल और लिक्विडिटी बफर रिमेन्ड वेल अबाउ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. अभी जो कैपिटल का बफर है वो बैंक का, सारे बैंक्स का एज अ होल क्या चल रहा है, कमर्शियल बैंक्स का, राइट. और उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी की बात करिए तो आपको पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ है, राइट, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है. इफ यू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट एनालिसिस, देन ईयर एंड 2024 के अंदर इंडियन कमर्शियल बैंक, ये पूरा बाइफर्केशन दे रखा है कि कितने उसमें से पब्लिक सेक्टर बैंक थे, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक थे. बैलेंस शीट पे आते हैं, हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द एससीबीज एक्सक्लूडिंग द आरआरबीज इंक्रीज्ड बाय 15.5%. पहला इंपॉर्टेंट फिगर आप लोगों के लिए, 15.5% का इसके अंदर इंक्रीज आया किसमें, बैलेंस शीट की साइज में. अभी आगे जाके बताऊंगा अभी आपको बैलेंस शीट की साइज कैसी देखी जाती है, राइट. क्या हम देखते हैं बैलेंस शीट में जिससे पता चलता है साइज क्या है, राइट. एज कंपेयर टू
2% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23। सो यहाँ पे बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 24 की, उसके अंदर 15.5% का यहाँ पे ग्रोथ देखा गया एज कंपेयर टू 12.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23। ऑन द असेट साइड दिस एक्सपांशन वाज ड्रिवन बाय बैंक क्रेडिट का स्ट्रांग होना, राइट। बैंक क्रेडिट के स्ट्रांग होने की वजह से दिस एक्सपांशन इज गिवन। अच्छा, द एम फॉर रीडिंग दिस रिपोर्ट इज कि एक तो आपको डेटा पता होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपको उस डेटा के पीछे के रीजंस पता होने चाहिए। दे बोथ आर वेरी वेरी क्रूशियल। बिना डेटा पता हुए आप कुछ आंसर नहीं कर पाओगे। डेटा पता होने का उतना सेंस नहीं रहेगा अगर आप उसको बैक नहीं कर पाओगे एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ में, राइट। तो बैलेंस शीट की ग्रोथ क्यों हुई है? क्योंकि एक्सपांशन हुआ है इन द बैंक क्रेडिट्स विच इंक्रीज्ड बाय 16% इन 2024। सो 16% का ऑलमोस्ट इंक्रीज आया है बैंक क्रेडिट्स के अंदर, ऑन टॉप ऑफ 17.4% ग्रोथ अ ईयर अगो। उससे पहले 17.4% हमारे बैंक क्रेडिट्स ग्रो हुए थे। ओके, इन्वेस्टमेंट्स में भी ग्रोथ आया है 11.6% का, राइट, एज कंपेयर टू 11.4%। तो स्लाइड सा यहाँ पे ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी। इफ वी सी इन दिस चार्ट, तो यहाँ पे एक तो क्रेडिट है, राइट, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग क्रेडिट, दिस येलो लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द डिपॉजिट्स एंड दिस ग्रीन लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो क्रेडिट की हम बात करें तो अभी वो 16% पे है, लास्ट ईयर 17.4% पे थे, इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड मूविंग चार्ट देख सकते हो, राइट। डिपॉजिट्स की अगेन ग्रोथ हुई है 13.4% की, और इन्वेस्टमेंट भी स्लाइटली ग्रो हुए हैं, इसलिए आप एक थोड़ा सा फ्लैट कर्व देख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ 11.4% से 11.6% पे ग्रो हुए हैं। ये बेसिकली इसका क्रेडिट, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट मिक्स का एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ अ कमर्शियल बैंक, राइट, तो अब मेरे को अगर देखना होगा बैलेंस शीट की साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ माय बैलेंस शीट, कितना ग्रो कर रही है। सो व्हाट आई विल सी द टोटल ऑफ माय एसेट्स, राइट, द टोटल ऑफ माय एसेट्स। सो इफ आई सी द टोटल ऑफ माय एसेट्स, आई कैन सी हियर कि ये कितना ग्रो हुए हैं, राइट। 2,43,18,429 से जाके ये 2,80,00,000 पे आ चुके हैं। ये भी फिगर्स जो है ये इन करोड़ है, ओके। सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15.5% का ग्रोथ हुआ है, ओके। 15.5% का यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हियर 15.5%, राइट। सो एक अच्छा ग्रोथ है। बैलेंस शीट साइज ग्रो होने का मतलब होता है कि टोटल असेट्स जो है वो इंक्रीज हो रही है बैलेंस शीट की, सो दैट वी कैन सी हियर एज वेल। आगे बात करें बैलेंस शीट कंपोजिशन के बारे में, राइट, कि क्या बैलेंस शीट का कंपोजिशन था, तो वी कैन सी द पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड द टोटल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, राइट। सो ये आप ब्रॉड इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितना डिपॉजिट्स, बोरोइंग, लोन और इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रोथ आया है इंडिविजुअली भी, कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या क्या इंडिपेंडेंट ग्रोथ आया है। ट्रेंड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अगर एक ट्रेंड की बात करें इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोल सकते हैं, राइट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। सो व्हाट हैपेंस इज कि बैंक का एक बिजनेस मॉडल क्या होता है, लोन्स दिए, उस पर इंटरेस्ट कमाया, सो देयर वन थिंग विल बी द इंटरेस्ट इनकम, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विल बी डिपॉजिट्स लिए होंगे, राइट। पहले डिपॉजिट्स लिए होंगे एक बैंक ने, उसको आगे एज क्रेडिट दे दिया होगा, एज लोन्स दे दिया होगा। सो डिपॉजिट तो हमारे होते हैं लाइबिलिटी साइड, दे विल क्रिएट एन आउटफ्लो, इस पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, राइट। क्रेडिट पे मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो यहां पे मुझे क्रेडिट पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये मेरी इनकम है। और एक्सपेंडिचर के अंदर मेजर एक्सपेंडिचर में देख सकता हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि मेरा डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो पे किया है वो है। इससे हमारा आ जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसको हम NII भी बोलते हैं, राइट। तो एक तो आपको ये फिगर याद होना चाहिए NII का, और एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का फिगर आपको याद होना चाहिए अच्छे से, राइट। सो हाउ टू कंप्यूट नेट इंटरेस्ट इनकम, बेसिकली इट्स नथिंग बट इंटरेस्ट का डिफरेंस, इंटरेस्ट जो आपको मिला, जो आपकी इनकम है, माइनस जो आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ। तो डिपॉजिट्स पे आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस हुआ होगा, और लोन्स और क्रेडिट जो आपने एक्सटेंड किए हैं उसके ऊपर आपकी इनकम हुई होगी, और इसको हम परसेंटेज फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, राइट।
ये दो फिगर्स आपको याद होने चाहिए, ये दो फिगर्स आपको याद होने चाहिए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है 3.3%। ओके, सो इससे हमको पता चलता है बेसिकली बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। इफ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर, तो पिछली बार का NIM आया था 3.2%, इस बार का आया है 3.3%। तो एक स्लाइट यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है, प्लस ऑब्वियसली यहाँ पे अमाउंट में भी एक इंक्रीज दिख रहा है हमको, राइट। आगे बात करते हैं द कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, CRAR की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी हम इसको बोलते हैं, ऑफ SCBs वाज 16.8%, राइट। ये कितना था? 16.8% था सितंबर एंड का 2024 का, विथ ऑल बैंक ग्रुप्स मीटिंग द रेगुलेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट। अभी यहां पे हमको पता होना चाहिए कि मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, हमारा कितना है वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो पता होना ही चाहिए बैंक्स का एज अ होल, पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उससे ज्यादा अगर है तो क्यों है, कम है तो क्यों है, ये सारे रीजनिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ। एंड द कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR रिक्वायरमेंट इज सेट एट 9%। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, CRAR शुड बी 9%। प्लस इसमें एक बफर होता है, क्या बफर होता है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर, राइट। ये 2.5% का आप इसमें ऐड कर दो, आप आ जाओगे 11.5% पे, राइट। ये आपका मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ओके। इसके बाद टियर 1 कैपिटल इज सेट एट 7%। टियर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो इज सेट एट 7%, बोथ 1% अबाउ द बेसल 3 रिक्वायरमेंट, दोनों बेसल 3 रिक्वायरमेंट से 1% ऊपर है। इफ यू टॉक अबाउट द CRAR ऑफ द SCBs, then it moderated by 30 basis points to 16.9%। ये फिगर आपको यहां पे याद रखना है, 16.9%, while the tier 1 capital stood at 14.8%। ओके, 14.8% आपकी टियर 1 कैपिटल रही है। The fall in the CRAR was due to an increase in the risk weighted asset ratio। ओके, अभी CRAR को निकाला कैसे जाता है? CRAR को बेसिकली इट्स अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जितनी आपने रिस्क ली है, राइट, बिजनेस में जितनी आपने रिस्क ली है उसके कंपैरिजन में क्या आपके पास उतनी कैपिटल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या आपके पास है जो बैंक बोल रहे हैं फुलफिल करने के लिए, RBI कह रहे हैं। सो CRAR इज कंप्यूटेड बाय कैपिटल, इसके अंदर आपकी दोनों टियर 1 और टियर 2 कैपिटल आ जाती है, राइट। व्हेन वी डिवाइड द कैपिटल बाय रिस्क वेटेड असेट। सो अभी क्या है ना, स्लाइड सा इसके अंदर द फॉल इन द CRAR डिक्रीज हुआ है, हल्का सा स्लाइड सा डिक्रीज हुआ है। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन द रिस्क वेट असेट्स। अभी ऑब्वियस सी बात है, दिस इज इन द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर बढ़ेगा, सॉरी दिस इज इन द डिनोमिनेटर, ये एक डिनोमिनेटर के अंदर है, कैपिटल मेरा न्यूमरेटर के अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, राइट, और न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेरा CRAR फॉल ही तो होना है, राइट। CRAR मेरा क्या हो रहा है, CRAR मेरा क्या होना है, फॉल ही होना है, ओके। सो यहाँ पे रिस्क वेट असेट्स के अंदर इंक्रीज आने की वजह से इसका हल्का सा फॉल आया है। द सुपरवाइजरी डेटा इंडिकेट दैट CRAR ऑफ द SCBs वाज 16.8% एट द एंड ऑफ द सितंबर। तो यहाँ पे 16.9 से 16.8 हुआ है, स्लाइड सा डिक्रीज है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि रिस्क वेटेड असेट्स के इंक्रीज होने की वजह से आया है, ओके। द डिस्पर्जन ऑफ CRAR एंड CET1 अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक्स वर हायर फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक देन फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक। अच्छा, इंटरनल कमर्शियल बैंक्स में भी आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का कितना बेटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट, हाई है या लो है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हियर, राइट, सो आप यहां पे देख सकते हो ये एज अ टोटल आ गया। इफ यू टॉक अबाउट द CRAR 2024 का, सो इट्स 16.9%, लास्ट टाइम 17.2% था, ये डिक्लाइन हुआ है रिस्क वेट असेट्स को बढ़ाने की वजह से, राइट। और इसके अंदर आपको टियर 1 कैपिटल पे भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे ये 15 से 14.8 हुआ है,
ओके 15 से 14.8 हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट द इंटरनल बाइफर्केशन, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो CRAR था वो 15.5 है, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर के अंदर 17.8% है, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा CRAR होना अच्छी बात है। वैसे ही अगर फॉरेन बैंक में बात करें तो और ज्यादा है, राइट। तो ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि ये किस में ज्यादा है किस में कम है। दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, राइट। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। बैंक ग्रुप वाइज CRAR एंड CET रेशियो, यहां पे आप देख सकते हो चार्ट फॉर्मेट के अंदर भी CRAR और CET रेशियो के बारे में दोनों ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। Why do बैंक होल्ड द एक्सेस CRAR? अभी क्या है ना, इस रिपोर्ट के बीच बीच में काफी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, राइट काफी सारे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो अभी हमको कितना मेंटेन करना था, हमारा रिक्वायरमेंट कितना था यहाँ पे 11.5%, राइट इंक्लूडिंग द बफर। हमने कितना मेंटेन कर रखा है, राइट हमने कितना मेंटेन कर रखा है, तो 16.9% हमने मेंटेन कर रखा है 2024 के अंदर। सो ये 11.5 की जगह हमने 16.9% क्यों मेंटेन कर रखा है, राइट उसके भी रीजंस होने चाहिए। सिर्फ डेटा पता होना इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट, राइट। यू शुड बी एबल टू बैक योर डेटा विथ यूजफुल इनसाइट्स। that's the only way you will be gaining marks in the interview, right, as well as in descriptive questions as well। ये कोई MCQ नहीं है देखो कि अच्छा 16.9% आ गया ऑप्शन में टिक कर दिया, नो, राइट। यू शुड बी अवेयर ऑफ द डेटा बिहाइंड इट कि क्या रीजंस उसको ड्राइव कर रहे हैं, राइट डेटा को क्या रीजंस ड्राइव कर रहे हैं। सो व्हाई डू बैंक होल्ड एक्सेस CRAR? सो ये बॉक्सेस में भी काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ये बॉक्सेस को रिपोर्ट से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, राइट। तो बैंक मेंटेन एक्सेस CRAR एज अ बफर अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉसेज एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न। ये एक बफर होता है अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लॉसेज एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड टू बूस्ट द मार्केट रेप्यूटेशन। इससे मार्केट रेप्यूटेशन भी बनती है। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एक ज्यादा CRAR मेंटेन कर रहा है, फॉरेन बैंक उससे भी ज्यादा CRAR मेंटेन कर रहा है। तो एक मार्केट रेप्यूटेशन के अंदर भी यहां से बूस्ट डेफिनेटली मिलता है, राइट। सो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आती है। अब एक तरफ तो बढ़िया बात है कि मार्केट रेपुटेशन बन रही है, राइट, पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ रही है। क्या हो रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फंड जो CRAR के अंदर मैं ब्लॉक कर रहा हूं, आई कुड हैव यूज दिस एक्सिस कैपिटल, राइट, इन हाई यील्डिंग एसेट, आई कुड हैव गिवन मोर लोन्स, राइट, आई कुड हैव इन्वेस्टेड दिस मनी, सो इट कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल। सो एक करेक्ट बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आप एक ग्लोबल सिनेरियो का आइडिया लेने के लिए, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 100 बैंक बाय टियर 1 कैपिटल। तो ये टियर 1 कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वर्ल्ड वाइड टॉप 100 बैंक्स का। हम देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे स्टैंड करता है अभी फिलहाल, राइट। आप उसको कंपेयर कर सकते हो एज कंपेयर टू चाइना एंड यूएस। ये 2023 का डेटा है, 2024 का अभी अवेलेबल नहीं है रिपोर्ट में, 2023 का ही पब्लिश हुआ है। यू कैन हैव अ लुक कि हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है और इनका यहाँ पे 21 आ रहा है, राइट। यूएस का 13 आ रहा है, जापान का इज 5, साउथ कोरिया का 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी इंडिया के लिए इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, राइट। शेयर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि चाइना का यहाँ पे बहुत ही बड़ा वेटेज आ रहा है इन टोटल असेट्स, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो असेट क्वालिटी इंप्रूव्ड विथ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट। एनपीएस के बारे में आपको आइडिया है, 2 तरह के एनपीएस होते हैं, ग्रॉस एंड नेट, राइट, बिफोर प्रोविजन एंड आफ्टर प्रोविजन। नॉन परफॉर्मिंग असेट आपका एक असेट ऐसा असेट है जो ओवरड्यू हो चुका है, राइट, फॉर 90 डेज, उसमें अभी तक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं। सो यहां पे क्या हो रहा है, दिस असेट क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड, मतलब ग्रॉस एनपीए, GNPA और आपका नेट एनपीए, ये दोनों फॉल हुए होंगे, राइट, तभी तो आपकी असेट क्वालिटी इंप्रूव हुई होगी। सो GNPA फॉलिंग टू इट्स लोएस्ट इन 13 ईयर्स, 13 साल में सबसे लो पे चल रहा है एट 2.7%। सो दैट्स अ वेरी अमेजिंग न्यूज।
ये मार्च का डेटा है 2.7% का, और अगर सितंबर के 2024 के डेटा की बात करें तो दैट्स अगेन 2.5%, तो ये तो और डिक्लाइन हो रहा है, राइट। मार्च 24 की बात करें तो मार्च 24 में 2.7% था, और सितंबर के अंदर कितना हो गया, 2.5% हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट, राइट। ये डेटाज आपको ऐसे याद होने चाहिए, इसके पीछे के रीजंस भी याद होने चाहिए। विल टॉक अबाउट रीजंस एज वेल। सो द इंप्रूवमेंट इन द असेट क्वालिटी इज मेजर्ड बाय द GNPA रेशियो, राइट। सो GNPA कितना आ रहा है आपका, 4.8 लाख करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2024, राइट। सो डिक्लाइन टू 2.7%। इसका डिक्लाइन होना अच्छी बात है असेट क्वालिटी के लिए, राइट। सो ये 13 साल में सबसे कम है, ये फिगर तो आपको याद होना ही चाहिए, 2.7%, राइट। सो मार्च 2023 की अगर मैं बात करूं, सो इट यूज्ड टू बी 3.9%। नाउ मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो ये 2.7% रह गया है सिर्फ। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, राइट। अराउंड 44% रिडक्शन in the GNPAs were attributable to better recoveries and upgradations। अकाउंट का अपग्रेड होना भी यहां पे काफी हेल्पफुल होता है, राइट। तो इसका रीजन क्या है, बेटर रिकवरीज एंड अपग्रेडेशन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद द नेट NPA ratio also declined to a decadal low of 0.62%। अगर नेट NPA की बात करें तो ये तो 0.62% पे आ चुका है, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्गर प्रोविजन बफर। अभी ग्रॉस और नेट NPA के अंदर क्या फर्क होता है, प्रोविजंस का फर्क होता है। जब हम ग्रॉस NPA में से प्रोविजंस को लेस कर देते हैं तो वी अराइव एट द नेट NPA, राइट। तो स्ट्रॉन्ग प्रोविजन अगर मैं बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, जितना प्रोविजन हाई होगा उतना नेट NPA कम आ जाएगा, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली सब्सट्रैक्ट तो मैं प्रोविजन ही कर रहा हूं, ओके। सो एट सितंबर एंड ये क्या चल रहा था, 0.57% चल रहा था, राइट। दिस इज मार्च 2024। इफ यू टॉक अबाउट सितंबर 2024 देन इट्स 0.57%, ओके, 0.57%। ज्यादा बेटर है कि आप इसका एक चार्ट बना लो तो बहुत ही आपको हेल्पफुल हो जाएगा। वहां पे आप एक तो बैलेंस शीट साइज को कवर कर सकते हो, राइट। उसके बाद CRAR को कवर कर सकते हो, उसके बाद आप NPA को कवर कर सकते हो। NPA के अंदर भी आप ग्रॉस NPA, नेट NPA, इस तरह से जितना भी डेटा आपको मिल रहा है, देखो डेटा को ना इंडिविजुअली याद करना इज नॉट गुड इनफ, राइट। नहीं याद कर सकते आप उसको एकदम से। जब चार्ट फॉर्मेट में आएगा ना तो आपके माइंड में एक मैप आ जाएगा, तो बेटर है आप इसको चार्ट फॉर्मेट में बना लो, वहां पे आप अपने फिगर्स लिख लो। से फॉर एग्जांपल अगर मैं GNP की बात करूं, राइट, सो 2.7% मार्च का लिख दूंगा मैं 24 का, राइट। इसका मार्च 23 अगर मुझे लिखना होगा, सो दैट्स रिडक्शन हुआ था ना, 3.9% था। अब मैं इसका यहाँ पे रीजन लिख लूंगा कि क्या रीजन था, तो रिकवरी बेटर हुई थी, राइट। रिकवरी प्लस अपग्रेडेशन, that hardly will take 1 hour, I will say 1 to 2 hours after watching this video, right। वो भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद इस तरह से एक चार्ट बना लो, राइट। फिर नेट NPA ये 0.62 पे आ गया था, राइट। कितने पे आ गया था, 0.62 पे। और अगर मार्च 23 की बात करें तो आप उसका फिगर भी यहां पे लिख सकते हो। अभी स्क्रीनशॉट में आई थिंक नहीं गिवन है, रिपोर्ट से यू गाइज नीड टू टेक इट। सितंबर का आप लिख सकते हो, सितंबर का इज 0.57%। अगेन द रीजन ऑफ दिस डिक्लाइन इज स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस, ओके। फिर आता है स्लिपेज रेशियो। स्लिपेज रेशियो क्या होता है ये पता होना जरूरी है, राइट। विच मेजर्स द न्यू accretions to NPA as a share of standard advances at the beginning of the year। स्लिपेज रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि फ्रेश NPA कितने आए आपके पास, फ्रेश accretion कितना हुआ NPA में,
डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड असेट मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो जितना ये गिरेगा उतना आपके लिए बढ़िया है, जितना गिरेगा मतलब न्यूमरेटर उतना गिर रहा है, राइट। सो इसका मतलब ये आपके बिजनेस के लिए बढ़िया है। सो वी कैन सी अ ट्रेंड कंटिन्यूसली जो डाउन जा रहा है, राइट, कंटिन्यूसली जो डाउन जा रहा है। अभी इसको हम 1.3% पे देख सकते हैं, तो ये स्लाइटली वापस डिक्रीज ही हुआ है इन द सितंबर क्वार्टर, और अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो भी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर ही है, राइट। तो इसका इंप्रूव होना भी इज गुड फॉर द बैंक। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट स्लिपेज रेशियो इज एंड व्हाट इज द करंट ट्रेंड, राइट। इसके बाद बात करते हैं मूवमेंट इन द नॉन परफॉर्मिंग असेट बाय बैंक। ये वाला चार्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, राइट। यहां से आप मेजर ट्रेंड्स देख सकते हैं, जैसे ग्रॉस एनपीए का अमाउंट कितना हो रहा था, राइट, सबके लिए, उसका परसेंटेज कितना हो रहा था, नेट एनपीए का अमाउंट कितना हो रहा था एंड उसका परसेंटेज कितना हो रहा था, राइट। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसका एक खुद का चार्ट बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। 1-2 घंटे की मेहनत लगेगी, बट यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग एट वंस बाय हैविंग अ लुक एट दैट चार्ट। बार बार कोई वीडियो को देखने से बेटर है, बार बार रिपोर्ट पढ़ने से बेटर है कि आप अपना खुद का बनाया हुआ चार्ट एक बार बनाओ और उसको बार बार रीड करो, ओके। नेक्स्ट, एनपीए ऑफ एससीबीज रिकवर्ड थ्रू वेरियस चैनल। तो ये आप देख सकते हो कि जो रिकवरी होती है, राइट, चैनल्स के थ्रू, वो रिकवरी होती कैसे है आखिर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 23 का फाइनेंशियल ईयर या 24 का फाइनेंशियल ईयर, राइट, उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस, अमाउंट इन्वॉल्व एंड अमाउंट रिकवर्ड। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो मेजर रिकवरी हुई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 2023 के अंदर 39% जो पैसा रिकवर हुआ था वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से हुआ था। अभी भी वो 28% है जो कि हाईएस्ट है। उसके बाद जो रिकवरी होती है वो किससे होती है, सरफेजी एक्ट से होती है आपके, राइट। उसके बाद की रिकवरी जो होती है हाईएस्ट, वो सरफेजी एक्ट की वजह से होती है। तो आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। डेटा नहीं कह रहा हूं, डेटा इसका याद रखने की नीड नहीं है मेरे हिसाब से, बट यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ कि रिकवरी जब होती है तो बैंक की जो एनपीएस की रिकवरी होती है वो सबसे ज्यादा कौन से चैनल से होती है, राइट। सो आपको ध्यान होना चाहिए कि आईबीसी से सबसे ज्यादा रिकवरी होती है, उसके बाद सरफेजी से रिकवरी होती है, और डीआरटी एंड लोक अदालत भी रिकवरी करने का एक वे होता है। तो यहां पे आपको नंबर याद करके प्रेशर बढ़ाने की नीड नहीं है, बस एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए इस बात का, राइट। आगे चलते हैं। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी रोज टू 6 consecutive year in financial year 2024 and continued to rise in the first half of 2025 with the return on asset at 1.4% and return on equity at 14.6%. ये figures आपको अच्छे से याद होने चाहिए, okay? You guys need to remember these figures. That's why बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर डाला गया था, क्योंकि ये सारी चीजें एक आरबीआई ऑफिसर को समझने के लिए बहुत जरूरी होती है, राइट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स। तो रिटर्न ऑन असेट, आप उसके अंदर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देख सकते हैं, राइट। वो चल रहा है 1.4% पे। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है कि रिटर्न ऑन असेट क्या होता है, राइट, व्हाट इज रिटर्न ऑन असेट, सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि एज द नेम सेज इट ऑल, रिटर्न इज ऑन असेट, रिटर्न असेट के ऊपर है, राइट। सो रिटर्न डिवाइडेड बाय असेट, ये फॉर्मूला तो यहीं से बन जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न डिवाइडेड बाय इक्विटी, ये फॉर्मूला इतना सिंपल है। अब रिटर्न का क्या मतलब होता है, तो नेट प्रॉफिट यहां पे लेते हैं हम, राइट। सो आई कैन से इट एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहां पे लेते हो। असेट्स मतलब आपके एवरेज असेट। तो यहां पे देख के हमको समझ में आ रहा है कि कितना रिटर्न हम कमा पा रहे हैं, राइट, हाउ मच रिटर्न वी आर एबल टू जनरेट बाय यूजिंग अवर असेट्स। सो इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड में, राइट। सो इट्स गुड फॉर द बिजनेस। ये आपको नंबर याद रखना है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है, राइट। रिटर्न हम कितना कमा पा रहे हैं हमारे असेट को यूज करके, जो भी एग्जिस्टिंग असेट को यूज करके ज्यादा रिटर्न कमा पाएगा, इट्स गुड फॉर द बिजनेस, ओके। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेटा स्टैटिक भी और डायनेमिक फिगर भी यहाँ पे, कि आपको एक तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टैटिक, इसका मतलब पता होना चाहिए, एंड यू शुड बी नोइंग द डेटा एज वेल। इफ आई टॉक अबाउट द रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 14.6% है, जो कि एक बड़ा ही अच्छा रिटर्न है, राइट। सो रिटर्न इज ऑन इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब तो
इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड हो गए सारे, राइट। उसके अंदर आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया। रिटर्न की अगर मैं बात करूं, सो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यहां पे आएगा। व्हाट इज अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सब आप काट चुके हो। इस पे दो लोगों का राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दो, जो भी प्रॉफिट बच गया, द रेजिडुअल प्रॉफिट, द रिमेनिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट योर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, दैट्स रिटर्न ऑन इक्विटी। यहां पे अगर एक हम ट्रेंड की बात करें, राइट, तो जो डॉटेड लाइन है एससीबी बता रही है, ग्रीन वाली फॉरेन बैंक के लिए है, राइट, येलो वाली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए है और ऑरेंज वाली इज फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अगर मैं रिटर्न ऑन असेट्स देखूं तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक येलो वाली लाइन आउट परफॉर्म कर रही है, राइट। किसको? पब्लिक सेक्टर बैंक को। पब्लिक सेक्टर का कम आ रहा है और प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा आ रहा है, राइट। सो यहां पे आप लिख सकते हो ऐसे करके, पब्लिक सेक्टर का कम आ रहा है, प्राइवेट का ज्यादा आ रहा है। अब इसको ऐसे मत समझ जाना कि पब्लिक सेक्टर का गिर गया प्राइवेट सेक्टर का बढ़ गया, नहीं, राइट। ये आपको अपनी टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करनी पड़ेगी शॉर्ट नोट्स में, ताकि आप उसको पढ़ते ही समझ पाओ। नहीं तो ये वाला वीडियो देख लेना आप जब भी, राइट, जब भी आप इस रिपोर्ट के बारे में देखना चाहो तो। हम यहां पे देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन असेट के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनका कम आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ज्यादा आ रहा है, राइट। दैट मींस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर एबल टू फेच हाई रिटर्न बाय यूजिंग असेट्स, राइट। इसका मतलब ये होता है सेम असेट का बेस लेके भी प्राइवेट सेक्टर आर एबल टू परफॉर्म बेटर। इफ आई टॉक अबाउट रिटर्न ऑन इक्विटी तो वहां बिल्कुल उल्टा सिनेरियो चल रहा है, वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। जैसे अभी सितंबर 2024 के अंदर देख सकते हैं तो वहां पे आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट सेक्टर बैंक को। मार्च के अंदर ऑलमोस्ट सेम था, थोड़ा सा पब्लिक का कम था, राइट। सो ये मेरे को थोड़ा सा एक डिफरेंशिएटर लग रहा है यहां पे। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू कि रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सितंबर के अंदर ही, बाकी हर बार प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म कर रहा था, देख लीजिए आप, हर बार प्राइवेट सेक्टर ऊपर था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सितंबर क्वार्टर के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक ने आउट परफॉर्म कर दिया है प्राइवेट सेक्टर बैंक को। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि एक डिफरेंशिएटर है, राइट। ट्रेंड तोड़ा है, एक ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन। सो यहां पे एक तो आपको डायनेमिक नंबर पता होना चाहिए 14.6%, व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी यू शुड बी अवेयर ऑफ, एंड द वेरी स्पेशल थिंग कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने आउट परफॉर्म किया है यहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक को। ओके, उसके बाद बात करते हैं कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सपांडेड इन 23-24 with asset quality improving for the third consecutive year with capital buffer and profitability strengthened. Okay, so यहाँ पे क्या बात हो रही है? combined balance sheet of urban cooperative banks की बात हो रही है, right? So we are talking about UCBs here. तो सबसे पहले क्या बात हुई? UCB की, अच्छा जब भी ऐसा कुछ फिगर, कोई भी इतने सारे वर्ड्स देखो ना, सो ब्रेक देम डाउन। यूसीबी की बैलेंस शीट के बारे में बात हुई एक तो, राइट, फिर असेट क्वालिटी के बारे में भी बात हुई, देन कैपिटल बफर के बारे में बात हुई, और उसके बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी बात हुई। सो इस हाईलाइट ने हमको ही बता दिया कि व्हाट थिंग्स वी नीड टू स्टडी, राइट। ये खुद ही हमको बता रहा है कि क्या पढ़ना है, और हम पूरी रिपोर्ट में ढूंढते रहते हैं कि सर रिपोर्ट तो 250 पेज की है। अरे रिपोर्ट 250 पेज की है, आपको पूरे 250 पेज थोड़ी पढ़ने। यू डोंट हैव टू रीड ईच एंड एवरी पेज ऑफ द रिपोर्ट, राइट। जस्ट नीड टू हैव एन ओवरव्यू विद अ स्पेशल फोकस ऑन फ्यू डेटा जो रिपोर्ट आपको खुद बता रही है। सो इफ यू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, राइट, वहां पे मैं टोटल असेट्स देख सकता हूं। सो यहां पे परसेंटेज वाइज दे रखा है, राइट। सो 2024 के अंदर 4% का ग्रोथ देखा गया है। पहले 2.3% था, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इट वाज ओनली 2.3%, नाउ इट्स 4%, राइट। सो बैलेंस शीट एंटायरिटी में साइज के अंदर ग्रो कर रही है, अमाउंट में भी आप देख सकते हो, राइट। सो यू शुड बी
knowing about these figures, you should be having an idea about these figures. Deposit growth of Urban Cooperative Bank, deposits की बात हो रही है, recovered in 2024 and credit growth remained steady. तो deposits तो जो हुए हैं वो recover कर लिए हैं, right? But जो credit growth है that is steady. Financial performance improved on back of higher profitability. Profitability better हुई है. Strengthening the capital buffer and lowers the gross NPA. Capital buffer बढ़िया गए हैं और gross NPA हमारे कम हुए हैं यहाँ पे, right? GNP ratio of state cooperative banks and district cooperative banks declined. State and district इसके अंदर डिक्लाइन आया है, किसमें? GNPA के अंदर, बट रिमेन्ड एलिवेटेड रिलेटिव टू कमर्शियल बैंक्स. इसके अंदर डिक्लाइन आया तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हमारे एनपीएस कम हुए हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के, पर एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स ज्यादा ही है. कमर्शियल बैंक्स के ज्यादा कम है, बट एज कंपेयर टू यार आपका जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है उसको अगर मैं कमर्शियल बैंक से कंपेयर कर दूं तो अभी भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बैंक के ज्यादा लग रहे हैं एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक, राइट? डेटा की बात कर लेते हैं थोड़ा. बैलेंस शीट एग्जिबिटेड अ म्यूटेड ग्रोथ ऑफ 4%, राइट? तो 4% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है 2.3% से. बैलेंस शीट साइज ऑफ यूसीबीज रिलेटिव टू एससीबी फेल फॉर द 7th सक्सेसिव ईयर. जितना एससीबीज की बैलेंस शीट में ग्रोथ आया उतना यूसीबीज की बैलेंस शीट के अंदर ग्रोथ नहीं आया है. असेट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं सो आप देख सकते हैं एससीबी का चार्ट ऊपर जाता हुआ, राइट? और दूसरे यूसीबीज, सारे यूसीबीज अगर मैं मिला दूं, भले शेड्यूल्ड हो नॉन शेड्यूल्ड हो, तो उसका 4% पे ही है अभी भी, राइट? ये 15% की ग्रोथ अचीव कर रहा है, राइट? सो आपका एससीबीज 15% की ग्रोथ अचीव कर रहा है और यूसीबीज जो है वो आपका 4% पे ही है. दिस इज अगेन अ डिफरेंशिएटर जो आपको पता होना चाहिए. डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ यूसीबीज मार्जिनली इंप्रूव टू 4.1%, राइट? तो इसके अंदर डिपॉजिट ग्रोथ के अंदर इंप्रूवमेंट आया है यूसीबीज की 4.1% का, रिमेनिंग वेल बिलो 13% ग्रोथ इन एससीबी. अरे यहाँ तो 4% का आ रहा है, एससीबी में तो 13% का आ रहा है. सो इफ यू टॉक अबाउट द डिपॉजिट ग्रोथ, देखो चार्ट से पढ़ना ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू बिना चार्ट के पढ़ना, ठीक है? चार्ट के अंदर अगर मैं देख सकता हूं तो एससीबीज तो 13.4% पे और यूसीबीज सारे मिला के भी 4% की ही ग्रोथ पे है. एडवांसेस की भी बात करूं तो एससीबीज एट 16% एंड यूसीबीज एट 5%, राइट? इसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, राइट? कि अर्बन है, रूरल है, उसके अंदर भी इंटरनल बाइफर्केशन है. इसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. आगे बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की यूसीबीज के बारे में, राइट? तो उसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये अमाउंट आप देख सकते हो परसेंटेज में 53% ग्रो किया है. 3000 से 4700 हो चुका है, राइट? फिगर्स आर इन करोर्स, ओके? सो यहाँ पे 53% का ग्रोथ आया जो कि एक एक्सेप्शनल है. लास्ट ईयर सिर्फ 6% ग्रो किया था, अभी इट्स 53%. सो यू शुड बी हैविंग एन आइडिया कि ये इतना ग्रोथ आया है. यहाँ पे एक्सेप्शनल चीजों का हमेशा आपको आइडिया होना चाहिए. आगे चलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करते हैं, राइट? एनबीएफसीज की. सो इट एग्जिबिटेड डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ. तो उनके क्रेडिट के अंदर डबल डिजिट में ग्रोथ आई है. वाइल द अनसिक्योर्ड लेंडिंग कॉन्ट्रैक्टेड, अनसिक्योर्ड लेंडिंग कम हो गई है एंड द असेट क्वालिटी इंप्रूव्ड. अभी दोज स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग द फाइनेंशियल अफेयर्स कि क्या चल रहा है, राइट? इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग के अंदर क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उनको इसका रीजन पता होगा, राइट? उनको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. उनको पता होगा कि ये अनसिक्योर्ड लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुई है, क्योंकि आरबीआई ने रिस्क वेट बढ़ा दिया था एनबीएफसी पे, राइट? इफ दे आर बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स तो उसका रिस्क वेट बढ़ा दिया था आरबीआई ने, याद होगा आप लोगों को. इफ यू गाइज आर अपडेटेड, तो वो रिस्क वेट बढ़ा दिया, उस वजह से क्या हो गया यहाँ पे इनकी लेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ओके? अनसिक्योर्ड लेंडिंग इनकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई.
Improved further, the GNP ratio dropped to 3.4%, राइट, सितंबर एंड का ये फिगर है. स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर कीप द CRAR वेल अबाउ द स्टिपुलेटेड नॉर्म्स. NBFC की बात करें तो दे एक्सपांडेड क्रेडिट स्ट्रांगली इन द फाइनेंशियल ईयर 2024. क्रेडिट क्वालिटी इनकी इंप्रूव हुई है, बैलेंस शीट इनकी स्ट्रेंथन हुई है, राइट, विथ इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर. ये पढ़ने से ना हमको कीवर्ड पता चल जाते हैं कि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, क्रेडिट क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है, कैपिटल बफर के बारे में पढ़ना है, राइट. हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्रेडिट ऑल्सो ग्रू इन डबल डिजिट अमंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ था, मर्जर हुआ था HFC का विद अ बैंक, सो उसके बाद भी यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ आई है. डिसबर्समेंट बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रोज स्टेडिली अलॉन्ग विथ हायर प्रॉफिटेबिलिटी. AIFI के अंदर ने भी क्या किया है, यहाँ पे डिसबर्समेंट्स काफी सारे किए हैं. आपको पता होने चाहिए AIFIs कितने हैं, कौन कौन से हैं, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द बैलेंस शीट, NBFC सेक्टर एक्सपांडेड इन डबल डिजिट्स 16.3% एज कंपेयर्ड टू 17.2%. लाइबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूं, सो बोरोइंग फ्रॉम बैंक डिसेलरेटेड. इसका रीजन मैं आपको बता रहा था कि बैंक से बोरोइंग क्यों कम हुई है, क्योंकि रिस्क वेटेड असेट्स के अंदर इसका NBFC लेंडिंग का रेट बढ़ा दिया गया था, रिस्क का वेट बढ़ा दिया गया था. वाइल द फंड्स रेज थ्रू डिबेंचर्स पिक्ड अप. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक NBFC बैंक से नहीं पैसा ले पा रही है क्योंकि रिस्क वेट बढ़ा दिया है, सो वो क्या करेगी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे मूव करेगी, तो डिबेंचर का बढ़ गया होगा. इम्पैक्ट द इंक्रीज इन द रिस्क वेट ऑन द बैंक लेंडिंग टू NBFC, आपको पता होनी चाहिए. देखो क्रेडिट गिरा है वो तो समझ में आ रहा है, वो सबको पता है, उसका रीजन पता होना चाहिए. जब आपसे पूछा जाए कि क्रेडिट क्यों गिरा है बैंक से NBFC का, so you should be aware of the reason as well, right. सिर्फ डेटा पता होना is not sufficient. So ये हमने हमारी फाइनेंस करंट अफेयर सीरीज के अंदर भी कवर किया था डिटेल में, और मैंने आप में इसको सबको बताया था कि ये डिक्लाइन क्यों आया है, क्योंकि रिस्क वेट बढ़ा दिए, राइट, इंक्लूडिंग अ 25% रिस्क वेट इंक्रीज ऑन द NBFC लोन्स 2023 के अंदर, राइट. अभी इसके बाद ये पूरा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है आपका NBFC का टोटल, जिसके अंदर सारे फिगर्स हमको गिवन है. यहाँ पे सितंबर का डेटा, मार्च का डेटा गिवन है. सो इफ यू टॉक अबाउट द NBFC, सो यहाँ पे आपको इसका टोटल असेट देखना चाहिए कि ये 17.4% का इंक्रीज आया है, राइट. पहले 16.3% का था, इससे ये 17.4% पे आ चुका है मार्च से सितंबर में. 2024 की बात कर रहा हूँ, राइट. अच्छा, अगर 2023 की बात करूं तो पहले तो 17.2 था. ईयर ऑन ईयर बेसिस देखूं अगर मैं मार्च का, तो वो कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, राइट. पर अगर मैं मार्च 24 का डेटा देखूं सितंबर 24 का डेटा के सामने, तो सितंबर में वापस से ट्रैक पे आ चुका है, मार्च 2023 से भी ज्यादा बढ़ चुका है, राइट. अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे बैंक बोरोइंग्स की. सो वी कैन सी कि यहाँ पे NBFC की बोरोइंग हो रही थी 2023 में 23% की, वो गिर के आई 18% पे. अभी और गिर गई सितंबर में 16% पे, राइट. तो करस्पॉन्डिंग अभी यहां से बोरोइंग गिर रही है, तो कहीं तो इंक्रीज हो रहा होगा. तो डिबेंचर में देखो आप, पहले सिर्फ 9.8% लेते थे, अभी 11% हो गए, फिर 16% हो गए. सो NBFCs हैव स्टार्टेड रेजिंग द मनी वाया डिबेंचर्स, राइट, वाया डिबेंचर्स. और आप कमर्शियल पेपर्स भी देख सकते हो, उससे भी यहाँ पे लेंडिंग हुई है, क्योंकि एक जगह से कम हुई है तो कहीं ना कहीं से तो बढ़ानी पड़ेगी, पैसा तो बिजनेस करने के लिए चाहिए ही, राइट. सो ये कुछ रीजन है जो आप देख सकते हैं. ग्रॉस और नेट NPA रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो असेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव हुई है. ग्रॉस NPA और नेट NPA क्या हो गए हैं, 3.2 पे तो आपका ग्रॉस NPA है और 1.1 पे आपका नेट NPA. ये फिगर आपको याद होने चाहिए. यहाँ पे आप नेट NPA देख सकते हो 1.1, और ग्रॉस NPA का फिगर भी यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट फॉर्मेट में. नेचर ऑफ NBFC लोन्स एंड एडवांसेस, तो सिक्योर्ड लोन्स जो है वो कंटिन्यूसली बढ़े जा रहे हैं. अनसिक्योर्ड लोन के अंदर शार्प डिक्लाइन आ रहा है, आप देख सकते हैं, राइट. इस तरह का एकदम शार्प डिक्लाइन देखा गया है. तो NBFCs भी अब क्या कर रही हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स को यहाँ पे कम प्रेफर कर रही हैं, सिक्योर्ड को ज्यादा प्रेफर कर रही हैं. CRAR ऑफ NBFC की अगर बात करें तो CRAR इसका 26.9% चल रहा है, जो कि एक काफी बढ़िया है. और सितंबर के अंदर ये 26.1% चल रहा है.
उसके बाद आपको एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एनबीएफसी आते हैं, इसमें एआईएफआईज आ जाते हैं, राइट, 5 तरीके के, उनके आपको नाम पता होने चाहिए सबके। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आती है, सो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल हाईलाइट्स, जो मेजर रिपोर्ट के हाईलाइट्स थे, इसके अलावा मैं एक फ्रॉड रिलेटेड हाईलाइट्स की भी बात करना चाहूँगा जो रिपोर्ट के अंदर गिवन है। यहाँ पे बताया गया है फ्रॉड इन द वेरियस बैंकिंग ऑपरेशन बेस्ड ऑन द डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो बैंकिंग के अंदर क्या क्या फ्रॉड हुए हैं वो बताया गया है, राइट। अलग अलग ईयर का डेटा गिवन है, 2022 का, 2023 का, फाइनेंशियल ईयर 24 का भी, और सितंबर का भी डेटा गिवन है यहाँ पे आपको, राइट। सितंबर का भी डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे एरियाज ऑफ ऑपरेशन है कि एडवांसेस में फ्रॉड हुआ, क्रेडिट कार्ड में हुआ, या फिर इंटरनेट में हुआ, ऑफ बैलेंस शीट आइटम में हुआ, कैश में हुआ, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो क्राइटेरियाज यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्रॉड्स और अमाउंट इन्वॉल्व। एक तो कितने बार फ्रॉड हुआ, नंबर ऑफ फ्रॉड, फ्रीक्वेंसी कितनी है, और एक उसका अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हो पहले क्या होता था ना, एडवांसेस के अंदर 3700 कुछ केस आए, पर उसका अमाउंट देखो 41,000 करोड़ का अमाउंट है, राइट। फिर 2023 के अंदर देखो 4000 फिर केस आए और 22,000 करोड़ का अमाउंट है। पर इफ यू विल सी 2024, तो वहां पे नंबर ऑफ फ्रॉड जो है वो भली कांस्टेंट है, राइट, और भली थोड़े से बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ फ्रॉड बढ़ गए हैं, पर जो अमाउंट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। अमाउंट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया है, राइट। सो आपको इस तरह का एनालिसिस करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फ्रॉड तो बढ़ रहे हैं पर अमाउंट कम हो गया है, राइट। तो हमको नंबर ऑफ फ्रॉड्स पे कंट्रोल लगाना है बैंक्स को कि छोटे छोटे अमाउंट का ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, राइट। छोटे छोटे अमाउंट का फ्रॉड हो रहा है, पहले बड़े बड़े अमाउंट का फ्रॉड होता था एडवांसेस के अंदर, राइट। अभी यहां पे आप देख सकते हो ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का बहुत यूज होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पहले छोटा छोटा अमाउंट होता था, 155 करोड़, 277 करोड़। अभी आप नंबर ऑफ फ्रॉड यहां पे देखो 29,000, राइट। नो डाउट अमाउंट अभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा एज कंपेयर टू एडवांसेस, पर आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ फ्रॉड के अंदर कितना बड़ा जंप आया है। अच्छा, उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन जो आपको होनी चाहिए कि यहां पे आप देखो, अगर मैं सितंबर टू सितंबर कंपेयर करूं 2024 वाले ईयर से, राइट, पहले के सितंबर से अभी का सितंबर कंपेयर करूं, राइट, तो यहां पे देख सकते हो जनरली क्या होता था ना, नंबर ऑफ फ्रॉड और अमाउंट नेट और कार्ड वाले ट्रांजैक्शंस के अंदर ज्यादा आ रहे थे, पर अभी वापस से इस वाले सितंबर के अंदर आप देख सकते हो कि 3,500 केसेस आए एडवांसेस के फ्रॉड के अंदर, और उनका अमाउंट क्लोज टू 20,000 करोड़ रुपीस आ रहा है, राइट, जो कि इंटरनेट वाले के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये एकदम से कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़ा एडवांसेस के अंदर फ्रॉड मिले हैं किसी न किसी बैंक्स के एज अ होल, राइट, जिससे नंबर्स इन्फ्लेट हो चुके हैं। ओके, बाकी ये नंबर जो है वो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिक्रीज ही हो रहा है, आप देख सकते हैं। टोटलिटी में सारे फ्रॉड्स को मिला के 43,000 करोड़ हो रहा था, फिर 23,000 हुआ, अभी 13,000 हो गया 2024 के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप ये एनालिसिस को देख सकते हैं। पर अगर पर्टिकुलरली मैं सितंबर की बात करूं 2024 की, तो पिछले सितंबर से एकदम से इन्फ्लेटेड है, 21,000 करोड़ तो अभी हो गया, राइट। तो एज अ होल ईयर 2025 का फ्रॉड का अमाउंट ज्यादा आएगा, राइट, टोटलिटी बेसिस पे। तो ये आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आप रीसेंट न्यूज भी पढ़ सकते हो कि ये क्यों ड्रिवन है। बैंक ग्रुप वाइज फ्रॉड की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फ्रॉड के अंदर ये क्या है ना, चार्ट दे रखा है यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, अदर्स है, राइट। सो ऑरेंज इज बेसिकली और पब्लिक सेक्टर बैंक। नंबर ऑफ फ्रॉड की बात करें तो ऑरेंज वाला कम है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक वाला कम है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो 67% है नंबर के अंदर। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि इफ वी चेक द अमाउंट इन्वॉल्व, तो वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक 77% है, मतलब ये 20% नंबर ऑफ केसेस 77% अमाउंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। और वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के अंदर देख सकते हो कि ये भले नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है पर ये अमाउंट कम है, 20% अमाउंट ही कंट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। सो इन दिस मैनर यू कैन सी दीज थिंग्स। एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात कर सकते हैं तो
आप देख सकते हो कि पहले एडवांसेस के अंदर बहुत ज़्यादा होता था, राइट। फिर उसके बाद एकदम से आपका जब नेट बैंकिंग एंड यूपीआई फैसिलिटीज बढ़ गई, कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑपरेशन बढ़ गया, तो आप देख सकते हो अब आपका इंटरनेट वाला पोर्शन बढ़ गया है, राइट, एज कंपेयर टू एडवांसेस वाला पोर्शन। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर हमेशा से इंटरनेट बैंकिंग का पेनिट्रेशन ज्यादा था एज कंपेयर टू एडवांसेस वाला फ्रॉड, राइट। एआई रिलेटेड भी एक आर्टिकल है, अडॉप्शन ऑफ जनरेटिव एआई बाय द रेगुलेटेड एंटिटीज, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। एआई जनरेटिव एआई के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, और यूज केसेस, चैटबॉट्स बनाना, राइट, एम्प्लॉय को असिस्ट करना एंड ऑल, ऑटोमेशन में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है यूज केसेस के अंदर, और पोटेंशियल यूज केसेस भी इसके गिवन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। प्लस लिस्ट ऑफ बॉक्सेस गिवन है पूरे रिपोर्ट के अंदर, अलग अलग दे रखी है। जैसे हमने एक इसमें से डिस्कस भी करी थी, वाई डू बैंक होल्ड द एक्सेस CRAR वाली चीज़, राइट, कि क्यों बैंक एक ज़्यादा CRAR देखना चाहता है, एक रेपुटेशन बनाने के लिए भी, प्लस एक कैपिटल का बफर होना चाहिए, राइट। और इसको ज़्यादा रखना भी हमारे को क्या हो सकता है, असेट लायबिलिटी मिसमैच कर सकता है, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा असेट हमारे पास पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देख सकते हैं। ये वाली चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अगर आपके पास और फ्री टाइम बचे, आप कभी पढ़ना चाहें इसको, तो बाकी के लिस्ट ऑफ बॉक्सेस को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर रहा हो तो डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी और वीडियो में।